नमस्कार। आज हम सीधे 1884 के औपनिवेशिक भारत में चलने वाले हैं, एक बेहद दिलचस्प साहित्यिक सफर पर, जहां हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की मशहूर और व्यंग्य से भरी रचना नए जमाने की मुकरी के रहस्यों को डिकोड करेंगे। देखिए, ये कोई साधारण कविता नहीं है। ये उस दौर के समाज, सत्ता और बदलावों का एक बहुत ही सटीक और तीखा दस्तावेज है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही रहस्यमयी सी पंक्ति से। ध्यान से सुनिएगा। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से। क्यों सखी साजन? मतलब एक सहेली दूसरी से पूछ रही है कि भाई क्या ये कोई प्रेमी है जो अंदर ही अंदर सारा रस चूस रहा है और हंस हंस कर तन मन और धन लूट रहा है। एकदम से उत्सुकता होती है ना कि आखिर बात किसकी हो रही है। और यहीं पर आता है वो चौंकाने वाला जवाब, नहीं सखी, अंग्रेज। सच में भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये तरीका बिल्कुल कमाल का था। उन्होंने इस काव्यात्मक भ्रम या कह लीजिए इस ट्रिक का इस्तेमाल करके बहुत ही सुरक्षित तरीके से, लेकिन एकदम तीखेपन के साथ अंग्रेजों के सिस्टमैटिक शोषण पर निशाना साधा। जाहिर है उस वक्त सीधे तौर पर बोलने पर सेंसरशिप का भारी खतरा था, तो उन्होंने अपनी बात कहने के लिए इन पहेलियों का बड़ा ही स्मार्ट रास्ता चुना। तो चीज़ों को आसानी से समझने के लिए हम इन 14 पहेलियों को कुछ मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। हम बात करेंगे मुकरी की कला की, ब्रिटिश व्यवस्था पर किए गए व्यंग्य की, उस समय के सामाजिक पतन की, आधुनिक चमत्कारों की, और आखिर में देखेंगे कि ये सब आज भी कितना प्रासंगिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पहले भाग पर, जो है मुकरी की कला। आखिर ये काव्यात्मक टूल इतना असरदार क्यों है? तो असल में ये कहम मुकरी है क्या? आसान शब्दों में कहें तो कहकर मुक्कर जाना। ये एक तरह की सवाल जवाब वाली शैली है। क्यों सखी साजन, नहीं सखी, ये जो पूरा ढांचा है ना, ये एक बहुत ही शानदार टूल की तरह काम करता है। मतलब ये सुनने वाले को जानबूझकर एक रोमांटिक या बहुत ही आम दिशा में सोचने पर मजबूर करता है, और फिर अचानक से एक तीखा राजनीतिक या सामाजिक सच सामने लाकर रख देता है ना कमाल का आइडिया? अब अगर इसके इतिहास पर नजर डालें तो 13वीं सदी में महान कवि अमीर खुसरो ने इस शैली की शुरुआत की थी। लेकिन भारतेंदु जी ने क्या किया? उन्होंने मध्यकालीन युग के इस रोमांटिक अंदाज को उठाया और 1884 के उस माहौल में, जहां ब्रिटिश सेंसरशिप का भारी दबाव था, इसे एक बेहद तेज धार वाले हथियार में बदल दिया। पहली नज़र में देखने पर शायद लगे कि ये 14 पहेलियां बस यूं ही बिखरी हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में ये 3 बहुत ही स्पष्ट विषयों में बटी हुई हैं: ब्रिटिश व्यवस्था, सामाजिक पतन और आधुनिक चमत्कार। इन तीनों के जरिए हमें औपनिवेशिक भारत की हकीकत का एक बहुत ही बैलेंस्ड और क्लियर नजरिया मिलता है। चलिए अब अपने दूसरे विषय की तरफ बढ़ते हैं, ब्रिटिश व्यवस्था पर व्यंग्य। देखते हैं कि उस समय प्रशासन की कमियों को कितनी बारीकी से पकड़ा गया था। यहाँ भारतेंदु जी ने एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह प्रशासनिक पाखंड को बेनकाब किया। उन्होंने साफ देखा कि कैसे नया कानून लोगों को फंसाने का एक जाल बन चुका था। और वो चुंगी यानी टैक्स, वो वसूला तो जमकर जाता था, लेकिन भाई जब सड़कें सुधारने की बारी आती तो प्रशासन बिल्कुल गूंगा हो जाता था। अमला या जो अधिकारी थे वो अपनी फैंसी वर्दी का इस्तेमाल सिर्फ आम जनता पर धौंस जमाने के लिए कर रहे थे, और पुलिस, जिसका काम रक्षा करना है, वही जनता को लूटने पर उतारू थी। यहाँ किसी राजनीतिक पक्ष की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये तो उस समय की शासन प्रणाली की एकदम जमीनी हकीकत थी। खैर, आलोचना सिर्फ बाहरी शासकों की ही नहीं हुई। हमारा अगला विषय एक बहुत ही गंभीर अंदरूनी मुद्दे पर रोशनी डालता है, सामाजिक पतन और बेरोजगारी। क्योंकि समाज सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी टूट रहा था। उसी सवाल जवाब वाले अंदाज में एक और दिलचस्प पहेली आती है। 3 बुलाए, 13 आवें, निज निज विपदा रोई सुनावें, आंखें फूटें, भरा न पेट, क्यों सखी साजन। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो दिन रात पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते आंखें फोड़ ली हैं, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भर रहा। अब आप ही बताइए, कौन हो सकता है ये? क्या कोई प्रेमी है? और फिर से वो चौंकाने वाला सच, नहीं सखी, ग्रेजुएट, यानी एक पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान। उस समय की व्यवस्था में शिक्षा की क्या हालत थी, ये उस पर एक बहुत ही गहरा और कड़वा तंज था। जरा उस समय के रोजगार संकट की कल्पना कीजिए। नौकरी के लिए बुलाया जाता है 3 लोगों को, और पहुंच जाते हैं 13 लोग अपनी परेशानियां लेकर।
हायर एजुकेशन हासिल करने के चक्कर में आंखें तो कमजोर हो गईं, लेकिन जेब में कोई पैसा नहीं, कोई स्टेबिलिटी नहीं। ये एक ऐसे सिस्टम का फेलियर था जहां डिग्रियां तो खूब बांटी जा रही थीं, लेकिन नौकरियां दूर दूर तक नहीं थीं। और बात सिर्फ बेरोजगारी पर ही खत्म नहीं होती। सामाजिक पतन के और भी लक्षण थे। अंग्रेजी शिक्षा से एक तरह का झूठा घमंड आ रहा था और पारंपरिक ज्ञान या गुरुओं का सम्मान खत्म होता जा रहा था। खिताब या झूठे पुरस्कार बस चापलूसी और रिश्वत के दम पर खरीदे जा रहे थे। टैलेंट की कोई कदर नहीं थी। और सबसे बुरी बात, शराब जैसी विनाशकारी लत समाज पर थोपी जा रही थी, जो लोगों की संपत्ति, सम्मान, सब कुछ निगल रही थी। भारतेंदु जी ने बहुत ही बेबाकी से इस सांस्कृतिक गिरावट को दर्ज किया है। लेकिन रुकिए, सब कुछ इतना भी डार्क या नेगेटिव नहीं था। चलिए अपने चौथे भाग की तरफ बढ़ते हैं, आधुनिक चमत्कार और सुधार। अपने उसी जाने पहचाने ढांचे को वापस लाते हुए ये पहेली पूछती है, सुंदर बानी कहीं समझावे, विधवा गनसो नेह बढ़ावे, क्यों सखी साजन? अब ऐसा कौन है जो इतने सुंदर और लॉजिकल तर्कों से समझाता है और उस रूढ़िवादी समाज में विधवाओं के अधिकारों की बात करता है? जवाब है नहीं सखी, विद्यासागर। ये समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को दी गई एक बहुत ही खूबसूरत और सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने तर्क का सहारा लेकर उस दौर के बेहद रूढ़िवादी समाज में विधवा पुनर्विवाह के लिए एक बहुत ही अहम लड़ाई लड़ी थी। और हाँ, नई तकनीक को लेकर भी भारतेंदु जी का नजरिया काफी पॉजिटिव था। जैसे अखबार, जो घर बैठे एक तार के जरिए पूरी दुनिया की खबर ले आते थे। छापाखाना यानी प्रिंटिंग प्रेस, जिसे किसी जादुई मशीन की तरह देखा गया, जो एक ही पल में सैकड़ों शब्दों को जन्म दे सकती थी। और रेल या जहाज जैसे यातायात के साधन, जो खेल खेल में आपको मीलों दूर ले जाते थे। हालांकि उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि इन सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए आपकी जेब में पैसा होना जरूरी था। चलिए अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। बात करते हैं कि इन मुकरियों की आज के समय में क्या प्रासंगिकता है। अगर हम ध्यान से देखें तो नए जमाने की मुकरी की असली खूबी इसका टाइमलेस होना है। 1884 में लिखी गई ये बातें सिर्फ इतिहास की किसी किताब का पन्ना नहीं है। आज भी जब हम टैक्स के बोझ, भयंकर बेरोजगारी, सोर्स सिफारिश से मिलने वाले अवार्ड्स या लाल फीता शाही को देखते हैं तो क्या लगता है? ऐसा ही लगता है ना कि ये हमारे ही आधुनिक समाज की कोई तस्वीर है। ये सारे मुद्दे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है, एक सदी से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन क्या असल में कुछ बदला है? क्या सिर्फ चेहरे और खिलाड़ी बदल गए हैं, या हम आज भी बस उन्हीं पहेलियों के एक नए जाल के बीच जी रहे हैं? सोचिएगा जरूर। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के